स्टूडेंट्स, अगर कोई बच्चा, जैसे ये बच्चा है, ये गाड़ी को किसी एंगल पे खींच रहा है, तो ये गाड़ी आगे की तरफ क्यों जाती है, रोड पे क्यों जाती है? इसकी क्या वजह हो सकती है? हालांकि जो फोर्स है वो किसी एंगल पर है, तो इस गाड़ी को भी ऐसे किसी एंगल पे जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे 9th क्लास और फर्स्ट ईयर क्लास का टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना, स्प्लिट करना या तोड़ देना। हम मिसाल लेंगे, जिस तरह आप किसी भी गाड़ी को उसका मैकेनिक खोल के मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है और फिर दोबारा से उसको जोड़ देता है, इसी तर्ज पर हम वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व भी कर सकते हैं और फिर उन कंपोनेंट्स को ज्वाइन करके मिला के दोबारा वो वेक्टर ऑब्टेन भी कर सकते हैं। तो आज हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखते हैं। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन पे आते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता क्या है। जैसे कि मैंने पहले बताया, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग और स्प्लिटिंग अप a vector into its components is called resolution of vectors। तो स्टूडेंट्स, हम वेक्टर्स को 2 या 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम सीखेंगे कि हम वेक्टर को 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे और वो कंपोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, आज हम ये सीखेंगे। लेकिन हम वेक्टर को 2 या 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व भी कर सकते हैं और ऐसे कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं जो कि रेक्टेंगुलर या परपेंडिकुलर नहीं होंगे, लेकिन वो आज हमारा टॉपिक नहीं है। ओके, सेकंड हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर होता क्या है। वेक्टर का एक टुकड़ा, एक हिस्सा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन गिवन डायरेक्शन। तो मिसाल लेते हैं, ये हमारे पास एक फोर्स है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक Fx है और एक Fy है। Fx की अपनी एक मैग्नीट्यूड है और अपनी डायरेक्शन है, इसी तरह पे Fy की भी अपनी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो हम कहेंगे द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कोई भी कंपोनेंट ले लें, वो क्या है, इट्स इफेक्टिव वैल्यू, कि उसकी वैल्यू का कोई ना कोई असर होगा, किस पे, टोटल आंसर पे। टोटल आंसर क्या है, फोर्स है, उसका असर किस पर है, Fx कितना है, उसकी डायरेक्शन कितनी है, Fy कितना है, उसकी डायरेक्शन कितनी है, इन दोनों का इफेक्ट है किस पर, टोटल आंसर पर। तो इन दोनों में से किसी को भी आप कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ओके, थर्ड डेफिनेशन छोटी सी है, रेक्टेंगुलर और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ऐसे कंपोनेंट किसी वेक्टर के जो आपस में 90 डिग्री एंगल पे हो, या उनका आपस का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, दैट आर कॉल्ड परपेंडिकुलर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। अब उसके बाद हम नेक्स्ट डिराइव करते हैं कि रियल लाइफ में जो कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व करेंगे, तो 2 कंपोनेंट्स हैं या 3 कंपोनेंट्स हैं, उनके प्रॉपर डेरिवेशन के साथ फार्मूलाज कौन से हैं, उनकी डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो आइए जरा सीखते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, साथ पहले डायग्राम को सीखेंगे। सपोज करते हैं कि एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर पड़ा हुआ है, कोई फोर्स लग रही है किसी खास एंगल पे। आप यहां वही मिसाल लेंगे, आप किसी भी चीज को फोर्स लगाकर इस एंगल पे खींच रहे हैं, एट सम एंगल, ना तो ये फोर्स अलोंग एक्स है ना अलोंग वाई एक्सिस है। तो जब कोई भी फोर्स किसी एंगल पर हो तो फिर हमें कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ता है। तो आइए जरा देखते हैं, कोई भी फोर्स है F, O से C तक फोर्स F है, तो एंगल थीटा बना रही है। आप जब इसी एंगल पे फोर्स लगाएंगे तो कभी भी जो ऑब्जेक्ट है वो इसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। आप सब जानते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्या हुआ, इस फोर्स ने खुद को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। कौन से कंपोनेंट्स, Fx एंड Fy। O से A हमने ड्रॉ किया Fx, ये बेसिकली प्रोजेक्शन है किसका, फोर्स का एक्स एक्सिस के ऊपर। अब ये एग्जांपल लेंगे, ये एक फोर्स है और रात का अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं है। आप जब यहां पर बल्ब रोशन करेंगे तो इस फोर्स का यहां पर साया बनेगा, ऐसे फर्श के ऊपर, प्लेन के ऊपर। इसे हम कहेंगे फोर्स का एक्स कंपोनेंट या द प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स ऑन एक्स एक्सिस। तो इसी तरीके से Fy भी होगा, Fx एंड Fy, OAFX एंड ACFy, ये 2 कंपोनेंट्स हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है कि हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व तो कर लिया, लेकिन इसको हम डिराइव भी करेंगे। कंसीडर XY प्लेन in which force is acting at some angle theta with x axis. Now resolve force into its components.
तो ये थोड़ी सी थ्योरी आप ऐड कर सकते हैं या आप इसको आप मजीद लंबा भी कर सकते हैं। तो हम एक्स कंपोनेंट फाइंड करना चाहते हैं। तो देखिएगा ये एक ट्रायंगल बन गई, और आप मैथ्स में सब पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल के 3 साइड्स होती हैं। इसको हम लिखेंगे बेस, और ये है परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेनियस। तो हमारा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, देखिएगा हमने फाइंड करना है एक्स कंपोनेंट, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, और एफ वाई सेकेंड कंपोनेंट फाइंड करना है। तो आप इनको फार्मूलाज कैसे एडजस्ट करेंगे, गौर कीजिएगा। एफ एक्स और एफ वाई, तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिक है हमारे। साइन थीटा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, एंड टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहां पर क्वेश्चन यह है कि हमने फाइंड क्या करना है। हमने फाइंड करना है एफ एक्स एंड एफ वाई। क्या लिख दिया मैंने, एक्स कंपोनेंट, इसका नाम क्या होगा एफ एक्स, ये फाइंड करना है, और सेकंड कंपोनेंट कौन सा है एफ वाई, ये फाइंड करना है। तो गौर कीजिएगा, एफ एक्स और एफ वाई, एफ एक्स किस में आ रहा है बेस में, और एफ वाई क्या आ रहा है परपेंडिकुलर। तो हम वो 2 साइड चूज करेंगे स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा, हम वो 2 साइड चूज करेंगे जिसमें सपोज ये बेस एफ एक्स भी आए, और साथ जो गिवन फोर्स है, गिवन वेक्टर क्या है फोर्स, वो भी फार्मूले में आए। तो गौर कीजिएगा, जब हम एफ एक्स फाइंड करना चाहेंगे तो ये तो हमारा क्वेश्चन है, और ये फोर्स हमें पहले से गिवन थी, हमने फोर्स लगाई, तो ये 2 साइड हमें लेनी पड़ेंगी। तो क्या बनेगा बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये क्या बनेगा कॉस ऑफ थीटा। तो हम क्या लगाएंगे, जब भी एक्स कंपोनेंट फाइंड करना हो तो हम कॉस थीटा लगाते हैं। इसको आप रटा नहीं लगा सकते। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं जी एक्स कंपोनेंट तो कॉस आता है। उसकी वजह यह है कि जब भी हम बेस या एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे, साथ गिवन चीज कौन सी है फोर्स, इन दोनों को डिवाइड करें तो कौन सा फंक्शन बनता है कॉस, बेस ओवर हाइपोटेनियस कॉस थीटा। तो लगाएंगे जी फार्मूला, गौर कीजिएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है ओ ए ओवर हाइपोटेनियस ओ सी, और डायग्राम देखें ओ से ए हमारे पास क्या है एफ एक्स, और ओ से सी क्या है फोर्स। पुट करेंगे वैल्यूज, तो हमारा पर्पस क्या है एफ एक्स को कैलकुलेट करना। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप एफ को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला बन गया। जब कभी भी आप किसी भी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे तो आप यही फार्मूला लगाएंगे। ये तो फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमारे पास नेक्स्ट वेलोसिटी हो तो वी एक्स क्या आएगा वी कॉस ऑफ थीटा। अगर एक्सेलरेशन हो ए एक्स ए कॉस ऑफ थीटा। अगर मोमेंटम हो पी एक्स पी कॉस ऑफ थीटा। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो तो हम यही फार्मूला वहां पे एडजस्ट करेंगे। अब एग्जांपल भी लेते हैं रियल लाइफ में कि एफ एक्स हमारे पास फाइंड करना हो तो हम एफ कोई भी मैग्नीट्यूड है, मैंने मिसाल दी है कि 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं हम एट सम एंगल, और एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो cos 30 कितना होता है √3/2 और 0.866 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8.66 न्यूटन। ये मैंने साथ एग्जांपल भी ले ली है जो कि आप अक्सर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, अब आते हैं y कंपोनेंट। तो देखिएगा y कंपोनेंट क्या आ रहा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये हमें क्वेश्चन मार्क है, हमें फाइंड करना है, और ये फोर्स हमें गिवन है। तो कौन सा फंक्शन आएगा इसमें परपेंडिकुलर भी हो और हाइपोटेनियस हो। देखिएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, इसे बोलते हैं साइन ऑफ थीटा। लगाएंगे कि साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ए टू सी है और हाइपोटेनियस ओ टू सी है। ए सी क्या है एफ वाई एंड ओ सी क्या है फोर्स। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एफ वाई विल बी इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। इसकी भी एग्जांपल लेंगे, वही हम फोर्स की मैग्नीट्यूड पुट करेंगे 10 न्यूटन, और एंगल वही पुट करेंगे साइन 30, ये होता है 0.5, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5 न्यूटन। तो मैंने दोनों की एग्जांपल भी साथ ले ली कि ये जो फार्मूलाज हैं इनको हम रियल लाइफ में जब एफ एक्स या एफ वाई फाइंड करते हैं तो इस तरह कुछ आंसर आते हैं हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने आज सीखा कि एक वेक्टर को 2 पार्ट्स में किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। हम अगेन वेक्टर को दोबारा से ऑब्टेन भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक एफ एक्स वेक्टर हो एक कंपोनेंट और एक एफ वाई हो तो हम यहां पर लगाएंगे हेड टू टेल रूल, उससे हम दोबारा से उस फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। ओके, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में समझेंगे। स्टूडेंट्स, अगर कोई बच्चा, जैसे ये बच्चा है, ये गाड़ी को किसी एंगल पे खींच रहा है,
तो ये गाड़ी आगे की तरफ क्यों जाती है, रोड पे क्यों जाती है, इसकी क्या वजह हो सकती है? हालांकि जो फोर्स है वो किसी एंगल पर है, तो इस गाड़ी को भी ऐसे किसी एंगल पे जाना चाहिए, लेकिन ये गाड़ी सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस जाएगी, रोड के ऊपर जाएगी, ऊपर नहीं जाती। हालांकि फोर्स ना तो अलोंग एक्स लग रही है ना अलोंग वाई, बल्कि दोनों के दरमियान में है। तो इसका जवाब ये है कि फोर्स खुद को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेती है, एक एफ एक्स कंपोनेंट और एक फोर्स का वाई कंपोनेंट। जो एफ एक्स कंपोनेंट है वो मेंटेन रहता है, जो ही ये फोर्स खुद को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेगी तो फोर्स खत्म हो जाएगी और दो कंपोनेंट्स रह जाएंगे, एक एफ एक्स और सेकेंड एफ वाई। जो एफ एक्स है वो मेंटेन रहेगा, वो गाड़ी की ओर आगे लेके जाएगा, और जो एफ वाई कंपोनेंट है वो ग्रेविटी या वेट की वजह से कैंसिल हो जाएगा, ग्रेविटी का इफेक्ट जिसको हम वेट बोलते हैं। यही वजह है कि गाड़ी आगे की तरफ मूव करती है। इसी चीज को हम टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो यही वजह है कि हम वेक्टर या फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, जैसा कि आज हमने टॉपिक पढ़ा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, कि जब जब रियल लाइफ में फोर्स किसी एंगल पर लगे और हम फिर फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, तो तब तब हमें इस टॉपिक की नीड पड़ती है। स्टूडेंट्स, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यही टॉपिक आपके 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर थ्रू आउट द एजुकेशन जर्नी ये चलता है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।